नमस्कार मित्रों, बीपीएससी सीरीज में भूगोल के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, बिहार की भौगोलिक संरचना। है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं दोहराते हुए चलूँगा, आप साथ ही साथ सुनते हुए और लिखते हुए चलिएगा, है ना। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि बिहार की भौगोलिक संरचना कैसी है ना। अध्ययन के दृष्टिकोण से बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सारी चीजें देखेंगे और कहां पर क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी को भी यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहां पर प्रारंभ करते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना, है ना। कल हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि बिहार जो है, बिहार कहां पर बसा हुआ है, जो गंगा का मध्य मैदानी भाग है वहां बसा हुआ है। इस लिहाज से देखें तो बिहार का अधिकतर क्षेत्र, है ना, बिहार का अधिकतर क्षेत्र लगभग 96% भाग मैदानी भाग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल मैदानी ही भाग है, यहां पर मैदानी भाग के साथ साथ यहां पर पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, तराई प्रदेश भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। आप सभी को पता है बिहार के दक्षिण में झारखंड अवस्थित है और झारखंड में जो भी पठारी क्षेत्र है उसका सीमांत प्रदेश की बात करें तो बिहार के दक्षिणी वाले हिस्से में देखने को मिलता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में हिमालय अवस्थित है और हिमालय का जो सोमेश्वर श्रेणी है बिहार में, वहां पर हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसी का विस्तार बिहार में देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अब बिहार का जितना भी भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक संरचना को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र जो है उसी का विस्तार बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है वहां पर देखने को मिलता है ना। तो पहला हम देख सकते हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश, पहले भाग में विभाजित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून की पहाड़ी और इन दोनों के बीच में हरहा घाटी या फिर दून घाटी अवस्थित है, इसको देख सकते हैं, है ना। दूसरा हम देख सकते हैं यहां पर गंगा का मैदान, है ना। गंगा का मैदान देखें तो बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान को भी 2 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो गंगा है बिहार को बीचों बीच से काटती है ना, बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गंगा का मैदान, जबकि दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाता है। और उत्तरी गंगा के मैदान को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाभर क्षेत्र या फिर उसी को उपतराई क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा बांगर क्षेत्र, तीसरा खादर क्षेत्र और चौथा चौर या मन। इन सब के बारे में भी डिटेल में देखने वाले हैं। और जो अंतिम भाग है यानी कि जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग के अंतर्गत जो दक्षिणी पठारी भाग है, दक्षिणी पठारी भाग को देख सकते हैं। और इसको भी अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कैमूर एवं रोहतास का जो पठार है ना, कैमूर एवं रोहतास का पठार। दूसरा हम यहां पर देख सकते हैं गया का पहाड़ी क्षेत्र, है ना। तीसरा देख सकते हैं राजगीर गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र और चौथा नवादा मुंगेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो सबके बारे में अब डिटेल में हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यहां से, जो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसकी बात करते हैं। तो उत्तर के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, जो यहां पर शिवालिक है, शिवालिक का ही विस्तार बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर इसको भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून की पहाड़ी और इन दोनों के बीच में अवस्थित है दून घाटी या फिर इसी को हरहा घाटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी जो शिवालिक है ना, हिमालय में जो शिवालिक है, शिवालिक का ही विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी। और इसका विस्तार देखें तो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चोटी की बात करें तो इसका जो चोटी है वो बिहार को नेपाल से अलग करता है ना, यानी कि जो चोटी है एकदम बॉर्डर पर अवस्थित
है ना। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो इसकी लंबाई अगर देखें तो लगभग 70 किलोमीटर लंबा है, जो यहां पर त्रिवेणी नहर है ना, त्रिवेणी नहर हमने पढ़ा है, तो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा तक फैला हुआ है ना। यहां पर देखें तो यह हिमालय का क्षेत्र है, और हिमालय के क्षेत्र से जितनी भी नदियां होती है उनका बहाव बहुत ही तीव्र होता है, और तीव्र बहाव के चलते कई जगहों पर इन क्षेत्र को, है ना, इस श्रेणी को काट दिया गया है, जिससे यहां पर अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। और इन दर्रों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? भिखनाठोरी का दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मारवा दर्रा, ये सभी यहां के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और इसी के माध्यम से बिहार और नेपाल के बीच में जो यातायात होता है, यातायात का मार्ग ये प्रशस्त करते हैं, ये जो भी यहां पर मुख्य दर्रे हैं, है ना। यहीं पर देखें तो बिहार का सबसे ऊंचा चोटी, है ना, बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर किला जो है सोमेश्वर श्रेणी में ही अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। तो प्रश्न के रूप में यह पूछा जा सकता है कि बिहार की सबसे ऊंची, है ना, ऊंची स्थल कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोमेश्वर किला, जो सोमेश्वर श्रेणी पर अवस्थित है, और ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर, है ना। उसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा दून, है ना, रामनगर दून की पहाड़ी, और इसकी बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है, और इसकी लंबाई देखें तो लगभग 32 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़े यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर देखें तो यहां की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ऊंचा जो भाग है वो कौन सा है? संतपुर है। सबसे ऊंचा भाग संतपुर है, जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ी देख लिया। इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो घाटी नुमा संरचना है, इसी को हम बोलते हैं हरहा घाटी या फिर दून की घाटी, है ना। और इसकी अगर बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की जो पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में अवस्थित है, और इसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हरहा घाटी या फिर दून घाटी फैला हुआ है। तो ये हमारा हो गया उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करते हैं तराई क्षेत्रों की। तो तराई क्षेत्र की बात करें तो यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है? हमारा बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और साथ ही साथ ये बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्र में तराई प्रदेश देखने को मिलता है ना। यहां पर कौन सा? बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और ये क्या है? बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और तराई प्रदेशों की बात करें तो ये गंगा के मैदान, है ना, ये जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक के समानांतर है ना, शिवालिक के समानांतर है। इसका अधिकतर भाग देखें तो नेपाल में अवस्थित है। जबकि बिहार में बात करें तो बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तराई प्रदेशों की एवरेज वर्षा की दर देखें तो 150 से 200 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होता है। और ज्यादा वर्षा जहां पर होगा, आप सभी को पता है, जहां पर ज्यादा वर्षा होगा वहां पर क्या होगा? घने, है ना, घने वन पाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से यहां पर दलदली क्षेत्रों का भी विकास हो गया है। प्रश्न के रूप में यह पूछा जा चुका है कि निम्न में से बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? तो ऑप्शन में हमारा क्या है? ये तराई प्रदेश। और इस तराई प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये जो जिले हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर आते हैं, तराई प्रदेश हो गया, है ना, तराई प्रदेश हो गया। अब हम आते हैं गंगा का मैदान क्षेत्र। तो आशा करता हूं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र आपको समझ में आया होगा, तराई प्रदेश आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत हमने रामनगर दून की पहाड़ी, दून घाटी या हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी देखा, और साथ ही साथ तराई प्रदेशों को भी देख लिया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर गंगा का मैदान, है ना। गंगा के मैदान की बात करें तो बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है ना, बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 96.25, है ना, 96.25
96 ही मानिए, लगभग 96% भागों पर गंगा का मैदान विस्तारित है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें, है ना, इसकी गंगा के मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 75 से 120 मीटर ऊंचा है ना। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार कैसे हम देख सकते हैं, उत्तर में जो शिवालिक श्रेणी है, उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में यहां पर अवस्थित है छोटा नागपुर का पठार, है ना। तो विस्तार की बात करें गंगा का मैदान का विस्तार, तो उत्तर में शिवालिक से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक यह फैला हुआ है। इसकी अगर विस्तार की बात करें तो पश्चिम में आपने देखा होगा, पश्चिम में इसका विस्तार चौड़ा है, जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे इसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होती जाएगी। तो प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों में ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा है, जैसे जैसे पूर्वी क्षेत्र में यह बढ़ेगा पतला होते जाएगा। साथ ही साथ ढालों की बात करें तो जिधर नदियां बहती है, कल ही मैंने बताया था जिधर नदियां बहती है उसका ढाल भी यही है, यानी कि नदी देखें तो यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां बहती है, अर्थात ये जो मैदान है इस मैदान का ढाल कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है ना। अब जो गंगा का मैदान है, अभी हमने बात किया बीचों बीच से यहां पर क्या निकलती है, गंगा निकलती है। तो गंगा के उत्तरी भाग को उत्तर का मैदान कहते हैं, जबकि गंगा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। अब दोनों को हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किस चीज का है, उत्तरी गंगा का मैदान है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, है ना, 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उत्तरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, कल हमने देखा था, पहले ये क्या था, टेथिस सागर था, और धीरे धीरे गंगा नदी और साथ ही साथ, है ना, यानी कि हिमालयी नदी और पठारी नदियों के द्वारा जो भी निक्षेप लाया गया और इसमें डाला गया, इसी से इसका निर्माण हुआ। तो यहां पर हम उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें तो इसका निर्माण गंगा नदी और गंगा नदी के साथ साथ गंगा नदी के जो उत्तरी सहायक नदियां हैं, जैसे कि घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी, महानंदा, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। अब यहां पर ढाल की बात करें, ये जो क्षेत्र है उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्र है, इसकी ढाल की बात करें तो ढाल कैसा होगा, सभी नदियां कैसे बहती है, सभी नदियां ऐसे बहती है ना। तो इस आधार पर हम ढाल देख सकते हैं कैसे हो रहा है, हमारा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इन नदियों का ढलान है ना। साथ ही साथ देखें तो ये जो गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान कई दोआब क्षेत्रों में बटा हुआ है। दोआब क्षेत्र क्या होता है, दो नदियों के बीच में अवस्थित क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर देखें तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है कई दोआब क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे यहां पर क्या है, हमारा घाघरा नदी है ना, यहां पर घाघरा नदी है, यहां पर गंडक नदी है। तो इन दोनों के बीच का जो भाग हो गया, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, घाघरा गंडक दोआब, है ना, घाघरा गंडक दोआब। यहां पर गंडक है, यहां पर क्या है, कोसी है। तो इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, घाघरा कोसी दोआब। यहां पर कोसी नदी है, यहां पर महानंदा नदी है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, कोसी महानंदा दोआब। तो इस आधार पर देखें तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है ये कई क्षेत्रों में, कई दोआब क्षेत्रों में विभाजित है ना। इसके विस्तार की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले हैं आप सभी को पता होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, यहां सीवान, गोपालगंज, सारण, है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, ये जो जिले हैं ये सभी के सभी उत्तरी गंगा के मैदान में विस्तारित हैं, है ना। इसके बाद यहां पर बात करें तो इस यहां पर कई गोखुर झील भी पाए जाते हैं। गोखुर झील क्या होता है, मान लीजिए ऐसे कोई नदी बह रही है ना, कोई नदी ऐसे बह रही है, लेकिन ये कभी कभी अपना मार्ग परिवर्तित करती है ना। तो मान लीजिए यहां से ऐसे घूमी, है ना, ऐसे घूम गई, ठीक है, ऐसे भी बह रही है और ऐसे भी बह रही है, फिर आगे बढ़ के
इसका जो आकृति है इस प्रकार की आ गई, इधर भी बह रही है इधर भी बह रही है। लेकिन एक समय आता है जब यहां से ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है ना, यहां से ये बंद हो जाता है और इसका बहाव सीधे रह जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है ना, ऑक्सबो, अंग्रेजी में इसे ऑक्सबो कहा जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। ये जो इसका मार्ग जो है ये एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी को गोखुर झील कहा जाता है। तो उत्तरी गंगा के मैदान की बात करें तो यहां पर कई सारे गोखुर झील भी पाए जाते हैं, जिसे चौर या फिर मन कहा जाता है, चौर या फिर मन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी गंगा के मैदान जो है इसको क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर, है ना, क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, भाभर क्षेत्र या फिर इसी को उपतराई क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा बांगर क्षेत्र, तीसरा खादर क्षेत्र और चौथा चौर या फिर मन। सबके बारे में एक एक करके हम बात यहां पर करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम भाभर क्षेत्र की बात करें तो भाभर क्षेत्र की बात करें तो जो तराई प्रदेश है ना, ये जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है क्या, हमारा भाभर क्षेत्र। ठीक है, जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है भाभर क्षेत्र। और विस्तार देखें तो विस्तार कहां से कहां तक है, ये जो पूरे जिले हैं, है ना, जितने भी नेपाल के साथ जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले हमने कल ही बात किया था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में भाभर क्षेत्र फैला हुआ है जो तराई प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है। और इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई इसकी देखने को मिलती है ना। यहां पर बात करें, ये जो भाभर क्षेत्र है इसमें कंकड़ बालू का निक्षेप पाया जाता है। उसके बाद यहां पर बांगर क्षेत्र की बात करें तो बांगर क्षेत्र जो है, बांगर क्षेत्र ये क्या है, पुराने जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है ना, पुराने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप को हम क्या बांगर क्षेत्र बोल लेते हैं। और बांगर क्षेत्र की बात करें तो ये भाभर क्षेत्र है ना, ये जो भाभर क्षेत्र है भाभर क्षेत्र के दक्षिण में है और यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। जहां पर बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है वहां पर नए नए अवसाद वहां पर जमा किए जाते हैं, परिणामतः उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और उसमें उर्वरा शक्ति जो है हमेशा बनी रहती है। जबकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बांगर क्षेत्र की, तो यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है, प्रतिवर्ष यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहां पर देखें तो उतनी उर्वरा शक्ति तो होती है लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी के जितना उर्वरा शक्ति नहीं होता और यह भाभर क्षेत्र के दक्षिण में देखने को मिलता है। बिहार में इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है ना, जैसे हमारा गोपालगंज है ना, गोपालगंज, सिवान, सारण है, तो बिहार का ये जो बिहार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी मैदान वाले भाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें अगला खादर क्षेत्र की, तो खादर क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहा जाता है। तो बिहार में खादर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा बड़े स्तर पर अवसाद यहां पर लेकर बिछा दिए जाते हैं, परिणामतः यहां पर जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति यहां पर अत्यधिक देखने को मिलता है। इसके विस्तार की बात करें तो यहां पर हमारी कौन सी नदी है, गंडक नदी। तो हम यहां पर देखें तो गंडक से लेकर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गंडक से लेकर, है ना, उत्तर पूर्वी मैदान में देखा जाए तो गंडक से लेकर, है ना, उत्तर में देखें तो गंडक से लेकर जो उत्तर पूर्वी मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान में यहां पर कोसी नदी है, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो विस्तार कहां, यहां से गंडक नदी से लेकर कोसी नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, खादर क्षेत्र। चौर या फिर मन की बात करें, चौर या फिर मन की बात करें तो यह मूलतः क्या है, गोखुर झील है। अभी मैंने बताया गोखुर झील क्या होता है, यह क्या है, नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती है तो उनके मार्ग परिवर्तन से ही इसका निर्माण हो जाता है। और गोखुर झीलों की बात करें तो ये मीठे एवं गहरे जो जल है उसका एक अच्छा स्रोत है, मीठे जल के स्रोत के रूप में इसे देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहां पर पश्चिम चंपारण में बात करें तो पश्चिम चंपारण में जैसे हमारा लखनी चौर है,
पिपरा मन है, सिमरी मन है, सरैया मन है, ये सभी ऐसे गोखुर झीलों का एग्जाम्पल है। जबकि यहाँ पर हम बात करें पूर्वी चंपारण के, तो पूर्वी चंपारण में बहादुरपुर चौर है, सुंदरपुर चौर है, साथ ही साथ टेटरिया मन है, माधोपुर मन है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल है गोखुर झीलों के। तो ये हो गए हमारे उत्तरी गंगा का मैदान। अब बात करते हैं हम दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी कि गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र को दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाता है। और इसका विस्तार देखें तो लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। और इसकी ढाल की बात करें तो ढाल इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इस मैदान के निर्माण की बात करें तो इस मैदान का निर्माण कैसे होगा, जैसे यहां से हिमालयी नदी है, यानी कि गंगा नदी और गंगा के उत्तरी जितने भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा हुआ था। जबकि इस भाग की यानी कि दक्षिणी गंगा के मैदान की निर्माण की बात करें तो जो पठारी प्रदेशों से होकर आने वाली जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जितने भी निक्षेप लाए गए हैं, तो इन्हीं निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। यहां पर भी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे चौड़ाई धीरे धीरे कम होते जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि क्या है, चौड़ाई कम होते रहता है। यहां पर गंगा नदी की भी बात करें तो गंगा नदी की चौड़ाई यहां पर ज्यादा है ना। आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, और जहां पर चौड़ाई कम होती जाती है तो निक्षेपों को वो अपने किनारे लगाने लगता है ना। कोई भी नदी बहती है तो जहां चौड़ाई होगा वहां पर निक्षेपों को तो बहा ले जाएगी, लेकिन जहां चौड़ाई कम होगा वहां पर क्या होगा कि जो भी वो निक्षेप लाई है उस निक्षेपों को अपने किनारे पर लगाने लगेगी। इसी किनारे को कगार कहा जाता है या फिर प्राकृतिक बांध के नाम से जाना जाता है। और पटना शहर की बात करें तो इसी बांध पर बसा हुआ है। पटना शहर इसी बांध पर बसा हुआ है, कगार के किनारे, है ना, कगार पर बसा हुआ है। ठीक है, तो कगार समझ में आ गया। तो यहां पर गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, है ना, दक्षिणी भाग में क्या देखने को मिलता है, कगार देखने को मिलता है। बांधों का निर्माण, नेचुरल बांधों का यहां पर निर्माण किया गया है। और पटना शहर की बात करें तो इसी बांध पर यह बसा हुआ है। अब मान लीजिए यहां से नदी बह रही है ना, यहां पर क्या हो गया, कगार का निर्माण हो गया। तो कगार का निर्माण अगर हो गया और जो भी नदी यहां से जा रही है तो पहले ही रास्ते में क्या मिल गया, बांध मिल गया। तो बांध मिलने से ये इसमें डायरेक्टली ना मिलकर इसके समानांतर चलने लगती है ना। यहां से नदी आई और इसके समानांतर चलने लगती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी की बात करें तो इसी को कहा जाता है पीनेट प्रवाह प्रणाली, है ना। पीनेट प्रवाह प्रणाली कहा जाता है, यानी कि मुख्य नदी के समानांतर उसकी सहायक नदियां बहने लगती है। इसी को पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे हमारी पुनपुन हो गई, फल्गु हो गया, किऊल नदी है, ये सभी नदियां पीनेट प्रवाह प्रणाली के अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पीनेट प्रवाह प्रणाली समझ में आ गया, है ना। अब यहां पर देखा जाए, जो यहां पर ये लगातार यहां पर क्या है, प्राकृतिक कगार है, प्राकृतिक बांध है। बांध के दक्षिण में, है ना, बांध के दक्षिण में चले तो दक्षिण में यहां पर जलमग्न निम्न भूभाग देखने को मिलता है, जिसे टाल या फिर जलजा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अधिकतर किताबों में आपको टाल मिलेगा, तो टाल समझ लीजिएगा। जो यहां पर प्राकृतिक बांध है, प्राकृतिक बांध के दक्षिण में जो जलमग्न निम्न भूभाग होता है उसी को टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके विस्तार की बात करें तो यहां पटना है, पटना से लेकर मोकामा तक, पटना से लेकर मोकामा तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में यह फैला हुआ है टाल क्षेत्र, है ना। टाल क्षेत्रों की एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा बड़हरिया टाल है ना, बड़हरिया टाल, मोर टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है। और ये टाल क्षेत्र जो है वो किसके, जो प्राकृतिक बांध है, प्राकृतिक बांध के दक्षिण में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरा गंगा का मैदान, जिसके अंतर्गत हमने उत्तरी गंगा का मैदान देख लिया, दक्षिणी गंगा का मैदान देख लिया। अंतिम हमारा बचता है यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में मैदानी क्षेत्र के अलावा देखें तो पहाड़ी क्षेत्र भी है और पठारी क्षेत्र भी है। तो पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये जो पठारी क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर जो है ना, झारखंड में जो छोटा नागपुर है, इसी का विस्तार है, उसी का सीमांत प्रदेश जो बिहार में अवस्थित है। इसका विस्तार देखें तो ये जो पश्चिम है,
पश्चिम में कैमूर है ना, ये क्या है हमारा कैमूर है, तो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में यहां पर मुंगेर है, मुंगेर एवं यहां पर बांका है, मुंगेर एवं बांका तक फैला हुआ है। तो विस्तार कहां से कहां, पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और बिहार की सबसे प्राचीनतम भूखंड की बात करें तो सबसे प्राचीनतम भूखंड यही जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, यही सबसे प्राचीनतम भूभाग है ना। इसमें देखें तो इसी के अंतर्गत हमारा कैमूर की पहाड़ी हो गया है ना, गया की पहाड़ी क्षेत्र हो गई है ना। इसके बाद देखें तो गिरियक पहाड़ी, नवादा, बांका एवं मुंगेर की पहाड़ी जो है ये सभी के सभी इसी में सम्मिलित देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी जो आग्नेय शैली और आग्नेय शैल और रूपांतरित चट्टानें जो है वो यहां पर पाई जाती है। कौन कौन सी, ग्रेनाइट एवं नीस है ना, ये जो आग्नेय और रूपांतरित प्रकार की चट्टानें हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसमें भी इसको भी हमने 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था, कैमूर या रोहतास का पठार, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर एवं गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र और नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र। इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैमूर या रोहतास का पठार। कैमूर या रोहतास का पठार देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैमूर, यह है कैमूर की पहाड़ियां और ये क्या है, रोहतास का पठार है। इसकी अगर बात करें तो जो विंध्य श्रेणी है, मध्य प्रदेश में जो विंध्य श्रेणी है उसी का ये पूर्वी भाग है ना, उसी का विस्तार है, उसी का पूर्वी भाग है। इसके विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है ना, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर से लेकर यहां पर बिहार में रोहतास तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे ऊंचा भाग की बात करें तो सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, रोहतासगढ़। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, रोहतासगढ़, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है, 495 मीटर है ना। इसकी बात करें तो यहां पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो कैमूर या रोहतास का पठार है, यहां से निकलती है हमारी सोन नदी है ना, यहां से निकलती है सोन नदी। तो ये जो रोहतास का पठार है या कैमूर का पठार है, ये छोटा नागपुर के पठार से सोन नदी के द्वारा अलग होती है। प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है। तो छोटा नागपुर के पठार से रोहतास का पठार या कैमूर का पठार सोन नदी के माध्यम से क्या होता है, अलग होता है। इन क्षेत्रों में देखें तो बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं यहां पर गया का पहाड़ी क्षेत्र है ना। गया के पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार यहां तक गंगा नदी तक देखने को मिलता है ना, गंगा नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो गया के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ये आपको अगर आप देखें थोड़ा सा मैप पर जाकर देखिएगा, गूगल अर्थ पे जाकर देखिएगा, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और इन मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र उठा हुआ देखने को मिलेगा। तो मैदानी भागों में पूरा ये गया का पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत है। और इसमें देखें तो गया, औरंगाबाद और जो ये नवादा जिला है ना, गया, औरंगाबाद और ये नवादा जिला है, इन जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो जेठियन पहाड़ी है ना, उसके बाद हिंडाज पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी यहां पर प्रमुख पहाड़ियों के रूप में है। गया शहर के आसपास देखें तो गया शहर के आसपास भी बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे रामशिला है ना, प्रेतशिला, भूतशिला, मतलब भूत प्रेत यहां पर है ना। तो रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनि है ना, कैरी पहाड़ियां, ये सभी के सभी गया शहर है, गया शहर के आसपास है। उसके बाद आपने इतिहास में पढ़ा होगा बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी, जहां पर अशोक और उसके पौत्र के द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर बौद्ध भिक्षुओं हेतु क्या किया जाता है, पहाड़ों का निर्माण किया जाता है। तो जो बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी है यहां पर अवस्थित है, बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी यहां पर अवस्थित है। और वो भी कहां, गया और जहानाबाद है ना, यहां पर है जहानाबाद, यहां पर है गया। इन दोनों के समीप ही बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला राजगीर एवं गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। और राजगीर एवं गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये भी जो ये गया का पहाड़ी क्षेत्र है इसी का विस्तार है, इसी का विस्तार है। कौन, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र है ना। मुख्य रूप से देखें तो जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला में इसका मुख्य भाग देखने को मिलता है।
इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख पहाड़ियों में देखें तो वैभवगिरी है, विपुलगिरी है, रत्नागिरी है, सोनागिरी है, उदयगिरी है और पीर की पहाड़ी, ये इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंचा यहां पर भाग देखें तो वैभवगिरी है जिसकी ऊंचाई 380 मीटर है और इन क्षेत्रों में देखें तो क्वार्टजाइट एवं स्लेट की प्रधानता पाई जाती है। क्वार्टजाइट एवं स्लेट की प्रधानता पाई जाती है। उसके बाद अंतिम हमारा बच गया नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। और नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण में, यहां पर क्या है, नवादा जिला है, तो दक्षिण में नवादा से लेकर उत्तर में यहां पर क्या है, गंगा नदी, तो दक्षिण में नवादा से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अनेक पहाड़ी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा खड़गपुर की पहाड़ी, है ना, खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, सत पहाड़ी, तो ये जितने भी नाम है ना, शेखपुरा की पहाड़ी, उसके बाद हम यहां पर देखें बकिया की पहाड़ी, चकाई पहाड़ी, ये सभी जो प्रमुख नाम है ये सभी के सभी नवादा मुंगेर की जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर अवस्थित है। और यहां पर भी देखें तो क्वार्टजाइट की प्रधानता देखने को मिलती है ना। तो हमने यहां पर देखने का प्रयास किया कि बिहार का भौगोलिक संरचना कैसा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको कितने भागों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। तो हमने 3 भागों में देखा, उत्तर के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, है ना, ये हमने देख लिया। फिर गंगा का मैदान जिसके अंतर्गत उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान देखा। और फिर दक्षिणी का जो पठारी भाग है इसको हमने देखा और इसको भी 4 भागों में विभाजित करके कैमूर या रोहतास का पठार, गंगा का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर एवं गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र और नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। तो ये जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है ये मुख्यतः क्या है, पठारी क्षेत्र है ना, उच्च भूमि है। ये क्या है, ये हमारा गंगा का क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। इसके ऊपर हम देखें, है ना, इसके ऊपर तो यहां पर तराई प्रदेश, यहां भी तराई प्रदेश देखने को मिलता है। जबकि यहां पर देखें तो हमारा पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण में पहाड़ी भाग भी देखने को मिलता है। तो पूरा हमने यहां पर विस्तृत अध्ययन किया कि बिहार में कैसे कैसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई हो। कई सारी चीजें इसमें दिखाई नहीं दे रही है तो वीडियो को आप पुनः देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें और देख के वहां पर वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाते हुए चले। इसमें इतना डिटेलिंग मैंने दिया है कि इसको आप मुख्य परीक्षा में भी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।